हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल टॉपर गैलेक्सी पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो पे मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूं क्लास 12th इंग्लिश का एक पूरा महा मैराथन क्लास। यानी कि आप सभी काफ़ी ज़्यादा कमेंट कर रहे थे कि भैया इंग्लिश पर वीडियो लाइए, इंग्लिश में तैयारी हमारी अच्छी नहीं हो पाई है। तो आज के इस वीडियो में यहाँ पर आपके सामने इंग्लिश की संपूर्ण तैयारी आज होने वाली है। जी हाँ, आज के इस वीडियो में आपका जो इंग्लिश का हमारा पेपर होता है, आपको पता है कि ये 4 सेक्शन में डिवाइड रहता है, ठीक है ना। तो सेक्शन ए बी सी डी पूरा का पूरा चारों सेक्शन के बारे में आज के इस वीडियो में पूरा यहां पर अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। किस प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, कैसे करना है, तो सारी चीजें आपको यहां पर मिलने वाली हैं। तो वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरा का पूरा आपको यहां पर देखकर जाना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम शुरुआत करेंगे अपनी सेक्शन डी से, क्योंकि दोस्तों आज जो है सेक्शन डी से क्यों शुरू हो रहा है, क्योंकि आपको पता है कि यहां पर जो सेक्शन डी है इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपको होती है, क्योंकि जो हमारा तीसरा सेक्शन है इसमें ग्रामर आती है। अब आप लोग काफी कमेंट करते हैं कि भैया ग्रामर की तैयारी नहीं हुई है, तो इसमें हम कैसे पूरे नंबर लाएंगे, ठीक है ना। तो यहां पर चलिए सबसे पहले सेक्शन डी की हम लोग शुरुआत करेंगे और इसमें आपको हर एक क्वेश्चन में बताने वाला हूं कैसे करना है, चाहे आपका नरेशन का हो, ठीक है ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, सिंथेसिस हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, सिंटैक्स हो गया, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोफोन्स, ये सारे क्वेश्चन आपको मैं यहां पर बताऊंगा। इसके बाद हम लोग यहां पर सेक्शन ए में जो आपका पैसेज आता है उसको भी करेंगे, आपका यहां पर आर्टिकल लेटर जो भी आते हैं उसको भी जानेंगे। इसके अलावा आपका यहां पर प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री में ये सारी चीजें, तो कह सकते हैं पूरा आपके लिए लॉन्ग वीडियो है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, पूरा देखकर आपको जाना है। चलिए यहां पर सबसे पहले यार आपको समझ लीजिए, यहां पर जो हमारा सेक्शन सी होगा ये देखिए 25 नंबर के लिए बोर्ड एग्जाम में आता है। आपको पता भी होगा 25 नंबर का ग्रामर आता है, और इस 25 नंबर में क्या क्या चीजें रहेंगी तो आप जान लीजिए। यहां पर देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, ये सारी 2-2 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। और कैसे आएंगे तो अभी मैं आपको करा भी रहा हूं। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन हो गया, फिर आपका सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन में आपका जैसे कि एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ये सभी बनाने के लिए आता है ना, एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव, ऐसे करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। यहाँ पर मतलब कई सारे सेंटेंसेस आते हैं जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा। इसके अलावा सिंटैक्स हो गया, ठीक है ना, यहाँ पर त्रुटियां वगैरह होती हैं छोटी छोटी वाक्यों में, तो उनको सही किया जाता है। फिर आपका यहाँ पर सिनोनिम्स जैसे कि समानार्थी शब्द जिसे आप बोलते हैं, एंटोनियम्स हो गया, होमोफोन्स हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, आइडियम्स, फ्रेजेस जिसे आप हिंदी में मुहावरे, लोकोक्तियां ये सब पढ़ते हैं ना, वैसे ही यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर में है चीजें। इसके बाद आपका ट्रांसलेशन जो है हिंदी से आपका पैसेज रहेगा जिसमें इंग्लिश से ट्रांसलेट करने के लिए ये चीज आती है। तो चलिए यहाँ पर यार हम स्टार्ट करते हैं अपना पूरा पहला डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन से, ठीक है ना। तो चलिए इसी के हम पहले यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों आपके सामने यहां से आ चुका है डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। अब इसमें ये पहला टॉपिक है, यहां पर मैं आपको कुछ वाक्यों को कराने वाला हूं, क्योंकि आपको पता है कि देखिए इसमें आपको अगर कोई कह दे कि आप सिर्फ इन इंपॉर्टेंट वाक्यों को पढ़ लीजिए, तो देखिए रिपीट नहीं होते बार बार, इसमें वाक्यों को थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो वो प्रैक्टिस कैसे हो पाएगी, तो वीडियो के माध्यम से आप लोग, जैसे यहाँ पर काफी सारे वीडियो आपको मिलेंगे तो उनको आप देखते रहिए और आप समझ जाएंगे कि कैसे इनको किया जाता है, ठीक है ना। चलिए यहां पर पहला आपका सामने एक वाक्य दिया गया है, ही सेड दिस इज माई बुक, ठीक है ना, उसने कहा यह मेरी बुक है या किताब है। तो अब इसको बदलना है आपको इनडायरेक्ट नरेशन, ठीक है ना, इनडायरेक्ट स्पीच में इसको बदलना है। तो कैसे करेंगे यहां पर, इसका देखिए यहां पर बता देता हूं। ये देखिए एक प्रकार से सिंपल सेंटेंस है। अब जैसे यहां पर जो सिंपल सेंटेंस होते हैं उनको जब आप लोग इनडायरेक्ट स्पीच यानी कि आप लोग यहां पर नरेशन जब इसका चेंज करते हैं, तो यहां पर आपको एक चीज करना होता है। जैसे यहां पर ही है तो आप उसको पहले ही कर देंगे, पूरा इसी प्रकार से आपको लिख देना है। तो यहां पर लिखेंगे ही, ठीक है, और फिर क्या है आपका सैड, तो यहां पर लिखेंगे सैड, ठीक है, ही सैड। अब यहां पर आपको एक चीज जो है आपको जो इसमें नरेशन में सीखनी है वो ये है कि जब यहां पर ये कॉमा है फिर यहां पर डबल इन्वर्टेड कॉमा है, तो इसके बीच में आपको इन दोनों वाक्य को जोड़ने के लिए जब सिंपल होगा आपका कोई वाक्य, सिंपल सेंटेंस होगा, तो यहां पर आपको लगा देना है सिर्फ और सिर्फ दैट, ठीक है ना। तो दैट का प्रयोग
आपको कर देना है। तो ही सेड दैट, और फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए दिस है, तो आपको पता है कि दिस को हमेशा यहाँ पर दैट में चेंज करेंगे। अगर नहीं पता तो याद कर लीजिए आप लोग, दिस है तो यहाँ पर आपको कर देना है दैट। और देखिए आपका इज है तो क्या करना है, यहाँ पर आप एक चीज समझिए, जैसे ये दिस है तो हम इसको दैट में कर दिए, इज को हम लोग वाज में कर दीजिए। तो मतलब यहाँ पर जो आपका ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में जा रहा है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर इसको जो है दैट हो गया ना, एक दैट जो है आपका ये, इसको जोड़ने के लिए हो गया, ठीक ना। और फिर आपको दिस को यहाँ पर कर देना है दैट में, तो यहाँ पर लिखेंगे दैट, और इज की जगह पर आपको क्या कर देना है, वाज, है ना, वाज। और माई को यहाँ पर हिज कर देंगे, तो यहाँ पर आपका ये हिज में चेंज हो गया, बाकी आपका बुक रहेगा। तो अब देखिए इसमें क्या हो गया कि ही सेड दैट वाज हिज बुक्स, ठीक है ना। तो ये आपका इसमें जो है सेंटेंस पूरा चेंज हो चुका है। ऐसे आपको करना होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। चलिए और भी काफी सारे वाक्य हैं तो इनको देख लेते हैं, ताकि आपकी पूरी जो है ना प्रैक्टिस हो जाए। और भी वीडियो आएंगी तो यार आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि वीडियो मिस ना हो, क्योंकि जितनी भी वीडियो अब आपके लिए आने वाली हैं वो सारी एकदम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और इससे प्रैक्टिस भी होगी, आपकी अच्छी तैयारी भी हो जाएगी। नेक्स्ट देख सकते हैं आपके सामने वाक्य है, ही सेड यू आर ए स्टूडेंट, उसने कहा कि तुम एक छात्र हो, ठीक ना। तो इसको अब आपको बदलना है, तो उसने कहा, ही सेड, तो यहां पर मैंने बताया ना कि आपको इसको पूरा उसी प्रकार से लिख देना है, ही सेड, ये हमने किया। अब यहाँ पर ये आपका यहाँ पर एक कॉमा हो गया, ठीक ना, और फिर आपका डबल इन्वर्टेड कॉमा। मैंने बताया इनको जोड़ने के लिए क्या करना है, तो आपको यहाँ पर लगा देना है दैट, तो दैट हमने लगा दिया। अब इसके बाद आइए यहाँ पर यू है, तो यू को हम कहे में चेंज करते हो, तो भैया यहाँ पर आपको ए जो है इसमें ही में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको जो है आपको मतलब देख सकते हैं ही ना, ये आपका जो सब्जेक्ट है तो इसके अनुसार इसको आपको चेंज करना, तो यहाँ पर ये जो है आपका ही में बदल जाएगा। तो यू का जगह आपको क्या कर देना है, ही कर देना है। और फिर आप आइए आर है ना, तो अब देखिए ही की जगह पर जो है मतलब यू की जगह पर आपने ही कर दिया, तो आर भी आपका चेंज हो गया। अब यहाँ पर आप इसमें वेयर तो कर नहीं सकते, क्योंकि ये आपका क्या है, ये आपका एक वचन है, तो इसमें आपको वाज लगा देना है। तो ही वाज ए, और फिर आपका यहाँ पर क्या है, स्टूडेंट, तो ही वाज ए स्टूडेंट, बस इतना कर देना है। तो ही सेड दैट ही वाज ए स्टूडेंट, ये हमारा चेंज हो चुका है। अब इतना ही करना है बस, इसमें और ज़्यादा कुछ भी नहीं करना होता। नेक्स्ट देखिए आपके सामने तीसरा, द टीचर सेड, टीचर ने कहा, द सन सेट इन द वेस्ट, यानी कि जो सूरज है वह पश्चिम में अस्त होता है। जो टीचर है वो कह रहे हैं कि जो सूर्य है वह कहाँ पर अस्त होता है, तो भैया आपका पश्चिम में। तो चलिए अब इसको कैसे करते हैं, यहाँ पर टीचर आपको मतलब पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर आपका हो जाएगा कि द टीचर, ठीक ना, TEACHER, द टीचर। फिर हमारा सैड है, तो सैड अब आपका उसी प्रकार से लगेगा। फिर आपको मैंने बताया कि यहाँ पर दैट लगता है, तो आपको लगा देना है दैट। अब आइए यहाँ पर द सन, तो फिर से आपको पता है कि यहाँ पर द सन आपका वही रहेगा, ठीक है ना, इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, द सन। फिर इसके बाद यहाँ पर क्या है, सेट, तो यहाँ पर कर देना है सेट, यानी कि ये आपका काफ़ी सिंपल होने वाला, आपको ऐसे ही पूरा उतार देना है। द सन सेट इन द वेस्ट, यानी कि पश्चिम में। तो भैया यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको दैट का प्रयोग कर देना है। समझ में आ गया ना। तो आपका ये पूरा मतलब ये इसमें देखिए कोई यहाँ पर आप क्या चेंज कर सकते, क्योंकि टीचर ने कह दिया, अध्यापक बोल रहे हैं कि सूरज जो है पश्चिम में अस्त होता है, तो सत्य बात है ये, ठीक है ना। तो इसमें कोई चेंज नहीं, सिर्फ आपको दैट यहाँ पर लगा देना है। क्लियर है। चलिए यहाँ पर फोर्थ नंबर देख सकते हैं, यहाँ पर चौथा है कि माई मदर सेड मैन इज मॉरल, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर इसको क्या करना है, देखिए यहाँ पर आपको इसको बताना है माई मदर सेड, तो अब आपको पूरा इसी प्रकार से पहले लगाना है, ठीक है ना, माई मदर, ठीक है ना। और फिर क्या है, सैड, तो यहाँ पर सैड हो गया। फिर आपको मैंने बताया कि आपको इसमें भी ये सिंपल है ये भी, तो यहाँ पर भी आपको सिर्फ दैट लगा देना है, दैट मैन इज मॉर्टल, ठीक है ना।
तो ये भी हमारा कंप्लीट है। यहाँ पर भी हमने क्या किया, दैट का प्रयोग सिर्फ कर दिया है और पूरा हमारा बन चुका। तो ज़्यादातर अगर आपको एक चीज़ यहाँ पर भी ये बता दूं कि मान लीजिए आपको लगे कि सिंपल है तो आप दैट का प्रयोग जरूर करके आएगा। मान लीजिए आपसे पूरा वाक्य नहीं भी बन रहा तो दैट आपको जरूर लगा के आना है, ये ध्यान रहे, ठीक है ना। ये एक प्रकार से आपके लिए इंपॉर्टेंट या अनिवार्य है। तो ये आपका हो चुका है। अब चलिए पांचवा देखिए, यहाँ पर नंबर 5 है। इसी प्रकार से मेरे साथ अगर आप बने रहेंगे लास्ट तक तो जो भी वीडियो आपके लिए आएंगी तो इनकी आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें आपकी बन जाएंगी और आप जो है ग्रामर में भी अच्छा नंबर लाने वाले हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि ही सेड टू मी, उसने जो है मुझसे कहा, व्हाट डिड यू डू एस्टरडे। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपका देखिए उसने क्या कहा, तो उसने कहा कि व्हाट डिड यू डू एस्टरडे। एस्टरडे मतलब क्या होता है, जो बीता हुआ दिन होता है। तो उसने कहा कि तुमने कल क्या किया। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर क्वेश्चन हो रहा है ना, व्हाट लगा है तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन मार्क है। तो जब इस प्रकार के क्वेश्चन मार्क आ जाते हैं तो आप वहाँ पर क्या करना है, आपको पता है कि आस्क्ड का प्रयोग करना होता है। तो यहाँ पर याद कर लीजिए ही, अब इसके बाद सैड नहीं लगाना, यहाँ पर आस्क्ड कर देना है, ठीक है ना, क्योंकि वो पूछ रहा है। तो आस्क्ड हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पर क्या है, मी, और इसके बाद यहाँ पर क्या करना है, व्हाट डिड यू। तो अब इसमें क्या करना है, अब यहाँ पर आपको कर देना है व्हाट, यहाँ पर दैट नहीं लगे क्योंकि यहाँ पर आस्क्ड हमने लगा दिया। तो अब इसके बाद यहाँ पर व्हाट, फिर क्या है डिड। तो अब देखिए यहाँ पर डिड के बाद यू है, तो यू को आपको जो है इसके अनुसार चेंज कर देना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई, ठीक है ना, आई, और फिर आपको लगा देना है डिड टू द। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान देना है, जो यस्टरडे है इसको हम चेंज करते हैं प्रीवियस डे में, क्योंकि यस्टरडे का मतलब क्या होता है, बीता हुआ कल। तो यहाँ पर आपको कर देना है, इसमें आगे जगह नहीं तो इसमें लिख दीजिए यहाँ पर प्रीवियस डे, ठीक है ना। तो PREVIOUS प्रीवियस डे, ठीक है ना बच्चों। तो इस प्रकार से आपको चेंज करना है। तो ही आस्क्ड मी व्हाट आई डिड डू टू द प्रीवियस डे। तो इस प्रकार से आपको नरेशन करने हैं जितने भी आपके यहाँ पर आएंगे। तो बस आज के वीडियो में आपको इतना नरेशन बताऊंगा। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक सिंथेसिस पर, ठीक है। और बाकी इसी प्रकार से अब वीडियो आपके लिए आएंगे। मैंने कहा था कि ग्रामर की प्रैक्टिस मैं आपको धीरे धीरे करा दूंगा। तो अब आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, ऐसे वाक्य आपके लिए आते रहेंगे और ये आपकी काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। एग्जाम में आपका ग्रामर बिल्कुल सही जाने वाला है, ठीक है। सिंथेसिस में देखिए यहाँ पर क्या है, कह रहा है कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है, सूर्य जो है पूर्व में उदय होता है। दिस इज ए फैक्ट, यह एक तथ्य है। तो अब इसको क्या करना है आपको, इसको भैया दोनों वाक्यों को मिला के लिखना। सिंथेसिस का मतलब होता है संश्लेषण। क्या होता है, संश्लेषण। तो संश्लेषण मतलब समझ रहे हैं, मतलब दोनों को मिला के देना है। ये एक देख सकते हैं यहाँ से आपका 10 लेकर ईस्ट तक यहाँ पर कॉमा लगा है, मतलब ये आपका पूर्ण विराम है। तो ये एक पूरा वाक्य है। फिर इसके बाद है दिस इज ए फैक्ट, दिस इज फैक्ट यानी कि यह एक तथ्य है। तो दोनों वाक्यों को क्या करना है आपको, सेम में एक में कर देना है। कैसे इसको सिंथेसिस करेंगे चलिए जानते हैं। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा कि दिस इज ए फैक्ट, मतलब कि सूर्य पूर्व में उदित होता है, उदय होता है, यह एक तथ्य है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि दिस इज ए फैक्ट, दिस इज फैक्ट, है ना। फैक्ट मतलब तथ्य। दिस इज फैक्ट दैट यहाँ पर इसको क्या करना है, दैट लगा देना है। फिर यहाँ पर ये जो पूरा वाक्य है पूरा आपको उतार देना है, ठीक है ना। इसको आपको इसके बाद उतार देना है कि दैट द सन, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, सन है बच्चों। तो द सन राइजेस, RISES, राइजेस इन द ईस्ट, ठीक ना, EAST, मतलब दिस इज फैक्ट दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट, यानी कि यह एक तथ्य है और सूर्य जो है हाँ जो पूर्व में उदय होता है। तो ये मतलब आपको इस प्रकार से कर देना, जो कॉमा यहाँ पर बीच में रहता है मतलब पूर्ण विराम, उसको हटा के पूरा एक वाक्य कर देना। ये आपका मतलब सिंथेसिस होता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगला है द थीप सॉ द पुलिसमैन ही रन अवे, यानी कि जो चोर है, ठीक ना, थीप मतलब क्या होता है, चोर। तो चोर ने पुलिस मैन मतलब कि पुलिस कर्मचारी को देखा और वह भाग गया। तो चलिए इसको क्या करना है आपको, सिंथेसिस यानी कि आपको संश्लेषण करके वाक्य बनाना है। तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा कि ऑन सीइंग, यानी कि ऑन सा मतलब देखा, तो इसमें आपको क्या कर देना है, रन अवे मतलब कि वो भाग रहा था, पुलिस को जब देख करके चोर भाग रहा था। तो यहाँ पर क्या है, वो लगातार मतलब कि कंटिन्यूअस का जो है भाग रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यस डबल ई, और यहाँ
यहाँ पर ING कर देना, मतलब ऑन सेइंग द पुलिसमैन, ठीक है, द पुलिसमैन, यहाँ पर कर देना है द, फिर इसके बाद यहाँ से आइए ऑन सीइंग द पुलिसमैन, मतलब पुलिस वाले को या पुलिस कर्मचारी को देखकर, द थीफ मतलब कि चोर, द थीफ, ठीक ना, रन अवे, RAN अवे मतलब कि भाग गया। तो यहाँ पर है कि ऑन सेइंग द पुलिसमैन द थीप रन अवे, ठीक है ना, तो पुलिस कर्मचारी को देखकर चोर भाग गया। क्लियर है। अब दोनों वाक्य आपके एक वाक्य में कन्वर्ट हो चुके हैं। इस प्रकार से सिंथेसिस करना होता है। नेक्स्ट देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर सी इज रिच, मतलब वह अमीर है। सी इज नॉट हैप्पी, मतलब वह अमीर तो है लेकिन वह प्रसन्न नहीं है। तो इसको भी क्या करना है दोस्तों, इसमें मतलब सिंथेसिस एक करके संश्लेषित करके एक वाक्य बनाना है, ठीक है ना, दोनों को मिलाकर। तो चलिए, सी इज वेरी रिच, मतलब यह कह सकते हैं वह अमीर है लेकिन वह खुश नहीं है। तो इसका आपका यहाँ पर क्या होगा, देखिए, तो यहाँ पर हो जाएगा कि सी इज रिच। अब यहाँ पर आपको 8 लगा देना, ठीक है ना, 8 सी इज नॉट हैप्पी, बस कुछ नहीं करना, यहाँ पर आपको YET लगा देना, मतलब वह अमीर तो है लेकिन खुश नहीं है, ठीक ना। क्लियर है। तो ऐसे करके आपको इनको जो है सिंथेसिस के जो है वर्ड बनाने होते हैं। क्लियर है। चलिए, अब ये आपका हो चुका है दूसरा टॉपिक। इसके बाद आपका आता है सिंटैक्स, ठीक है ना, सिंटैक्स। तो यहाँ पर देखिए सिंटैक्स में क्या करना होता है। तो अब इसके बाद यहाँ पर वाक्य है आपके सामने कि मिल्क इज प्रेफरेबल देन टी, ठीक है ना, दूध जो होता है वह ज़्यादा लाभदायक होता है किससे, चाय से। तो अब इसको आपको सिंटैक्स बनाना है, ठीक है ना, सिंटैक्स। तो देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे इसको, जैसे यहाँ पर आपका वाक्य है कि मिल्क इज प्रेफरेबल देन टी, तो इसमें आपकी कुछ थोड़ा बहुत जो त्रुटियां हैं वाक्य में, वो त्रुटियों को हमें इसको सही करना है। समझ रहे हैं ना, सिंटैक्स में यही होता है। तो चलिए इसका यहाँ पर देखिए क्या बनेगा। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ लिख देना है मिल्क इज, ठीक है ना, मिल्क इज प्रेफरेबल। अब यहाँ पर दोस्तों जो देन है, देन की जगह पर लिख देना है टू और फिर क्या कर देना है टी। अब इसका समझिए थोड़ा सा, देखिए यहाँ पर क्या है कि मिल्क इज प्रेफरेबल देन टी, मतलब देन आपको नहीं लगाना, यहाँ पर टू लगाना है, क्योंकि इससे हम लोग दूध से चाय को कंपेयर करना है। वाक्य कह रहा है कि जो दूध है वो ज़्यादा लाभदायक होता है चाय से। तो अब यहाँ पर क्या है, इसमें हम लोग टू लगा देंगे। क्लियर है। ऐसे आपको ये सिंटैक्स में थोड़ा सा मिस्टेक रहता है तो उसको सही कर देना है। चलिए नेक्स्ट वाक्य देखिए, अब आपको और समझ में आ जाएगा। जैसे कह रहा कि रमेश इज जूनियर देन महेश। अब देखिए इस प्रकार का वाक्य तो आपने नहीं देखा होगा शायद कभी। तो क्या करना है कि जो रमेश है वह जूनियर है किससे, महेश से। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर भी देन की जगह टू लगा देना है। इस प्रकार की मिस्टेक रहती है तो उनको हमें सही कर देना होता है। क्लियर है ना, समझ रहे हैं आप लोग। तो बस आपको समझ में आना भी चाहिए। JUNIOR जूनियर टू, किससे जूनियर है, तो भैया महेश से, ठीक है ना, महेश से। इस प्रकार के वाक्य आते हैं आपके सिंटैक्स में। तो रमेश इज जूनियर टू महेश। क्लियर है। चलिए इसके बाद आपका आता है नंबर 3, कह रहा कि दीज न्यूज हैव डिस्टर्ब्ड द पीस ऑफ माई माइंड, यानी कि इस न्यूज ने या इस खबर ने मेरे दिमाग की शांति को भंग कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया। तो अब इसमें देख सकते हैं आपके सामने जो है ये वाक्य पूरा दिया गया है। क्या इसका बनेगा, चलिए जानते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें क्या मिस्टेक है, तो भैया यहाँ पर है कि इस न्यूज ने या यह न्यूज ने, तो इसके या यह के लिए हम लोग क्या करते हैं, दिस का प्रयोग करते हैं। तो भैया दीज की जगह पर आपका क्या मिस्टेक है, तो यहां पर हमारा पहली बात तो दिस आएगा, ठीक है ना, दीज की जगह पर। तो दिस के बाद कर देना है न्यूज, ठीक है ना, दिस न्यूज। अब जानिए देखिए यहां पर हैव है, अब दिस आ गया तो क्या लगेगा, हैज लग जाएगा, है ना। क्लियर है ना। तो अब यहां पर आपको क्या कर देना है, हैज। तो दिस न्यूज हैज। अब बस कुछ नहीं करना, पूरा का पूरा वाक्य उतार दीजिए। हैव, यही 2 मिस्टेक थी। तो यहाँ पर हो जाएगा डिस्टर्ब्ड द PEACE पीस ऑफ माई माइंड, ठीक है ना, माई माइंड मेरे दिमाग की शांति।
तो यहाँ पर आपके सामने पूरा वाक्य बन चुका है कि यानी कि दिस न्यूज हैज डिस्टर्ब्ड द पीस ऑफ माई माइंड, यानी कि इस खबर ने मेरे दिमाग की शांति को भंग कर दिया। क्लियर है बच्चों? चलिए, तो यहाँ पर ये हो चुका है। इस प्रकार के वाक्य आपके सेंटेक्स में आएंगे। अगला देख सकते हैं, कह रहा कि माई हेयर इज ब्लैक, मेरे बाल काले हैं। तो चलिए भाई साहब, बाल तो काले होते हैं, लेकिन यहाँ पर मिस्टेक क्या है तो वो हमें बताना है भैया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देख सकते हैं माई हेयर इज, अब यहाँ पर इज लगा है। तो भैया जो बाल होते हैं, बाल एक तो होता नहीं है, कई सारे होते हैं, आप उनकी गणना नहीं कर सकते, गिनती नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, वो एक बहुवचन है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर भैया बोल देंगे कि माई हेयर और हो जाएगा आर, ठीक है ना। क्लियर है? तो ये हमारी इसमें मिस्टेक थी। तो माई हेयर आर ब्लैक, मेरे बाल काले हैं। क्लियर है ना? तो अगर क्लियर है तो बस इसी के तौर पर आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर आए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। तो यहाँ पर अब फिर आपका आता है जो है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में देख सकते हैं आपका वाक्य इस प्रकार से है, कह रहा है कि यहाँ पर पहले क्वेश्चन में लिखा गया ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंस, और फिर आपका कोई वाक्य रहेगा, उसके सामने ब्रैकेट में लिखा रहेगा कि आप उसको पैसिव में बदलिए, पॉजिटिव डिग्री में बदलिए, कंपैरेटिव डिग्री में बदलिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलिए, नेगेटिव सेंटेंस में बदलिए। इस प्रकार से आपका वहाँ पर लिखा रहेगा। क्लियर है? जैसे देख सकते हैं, ही गेव मी ए रुपी, मुझे 1 रुपये दो। यहाँ पर इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है आपको, ठीक है। तो चलिए पैसिव वॉइस में बदलते हैं। अब यहाँ पर इसको अगर आप देखें तो क्या है, ही गेव मी ए रुपी, उसने मुझे 1 रुपये दिया। तो अब इसको आपको क्या करना है, चेंज करना है। तो आपको पता है, चलिए यहाँ पर करते हैं इसको। यहाँ पर गिव गेव गिवन, सबसे पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि आपको यहाँ पर जो क्रिया है, वर्ब है, वो क्या है, देना, मतलब गिव, ठीक ना। तो देना यहाँ पर क्रिया है। अब इसकी थर्ड फॉर्म आपको पहले पता होना चाहिए। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले 1 रुपये, तो क्या दिया गया था, तो 1 रुपये। तो यहाँ पर लिखेंगे कि ए रुपी, ठीक है ना, ए रुपी वाज। अब यहाँ पर आपका देखिए वाज लग गया जब, तो अब इसके बाद वर्ब क्या है, तो इसकी थर्ड फॉर्म आपको लगाना है। तो यहाँ पर हो जाएगा गिवन, ठीक है ना, गिवन। तो ही ए रुपी वाज गिवन मी। अब इसके बाद आपको बाय लगाना होता है, और जो हमारा सब्जेक्ट है तो उसको आप क्या कर देंगे, ही को हम लोग हिम में चेंज करते हैं, आपको पता है पैसिव वॉइस चेंज करने में। तो यहाँ पर गिवन मी बाय हिम, ठीक है ना, उसके द्वारा मुझे 1 रुपये दिया गया। तो ये हमारा बन गया पैसिव वॉइस। क्लियर है? तो ए रुपी वाज मतलब कि जो हमारा देख सकते हैं ऑब्जेक्ट है वो हमारा सब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ए रुपी हमारा ये सब्जेक्ट हो गया, वाज हो गया इसका आपका जो है मतलब एक सहायक वर्ब जिसे हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। तो वाज हो गया, और गेव मतलब यहाँ पर आप इसका थर्ड फॉर्म गिवन, और मी आपका यहाँ पर हो गया। फिर इसके बाद है बाई लगा देना है, और बाई के साथ आपको सब्जेक्ट को चेंज कर देना होता है, ही है जैसे, तो इसको हिम में। तो ए रुपी वाज गिवन बाई हिम, मी बाई हिम। क्लियर है? तो मतलब इसका आपका वाक्य बन गया कि उसके द्वारा मुझे 1 रुपये दिया गया। चलिए, तो अब यहां पर देख सकते हैं अगला वाक्य है, बेंगलोर इज द क्लीनेस्ट ऑफ इंडियन टाउन्स, यानी कि जो बेंगलोर है वो बहुत ही स्वच्छ कस्बा है भारतीयों में, ठीक है ना। भारतीय कस्बों में सबसे स्वच्छ माना जाता है बेंगलोर। तो इसको बदलना है पॉजिटिव डिग्री में। अब ये भी ट्रांसफॉर्मेशन का एक वाक्य है। इसी प्रकार से वाक्य आएंगे, आपको टेंशन नहीं लेना, बस मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आपकी जो इंग्लिश या पूरी की पूरी कहें तो जितना ग्रामर से लेकर हर एक चीज़ें पूरा अच्छे तरीके से एग्जाम तक मैं आपका क्लियर करा दूंगा। बस क्या करना है यार, प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, क्योंकि आप सपोर्ट नहीं करते, सिर्फ वीडियो देखते हैं। तो बस इसके लिए आपको थोड़ा सब्सक्राइब भी करना है और वीडियो को लाइक भी करना, ठीक है। चलिए यहां पर जानते हैं पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है तो क्या करना है, इसको बढ़ा चढ़ा के आप कैसे लिखेंगे। बेंगलोर क्लीनेस्ट है, मतलब सबसे ज्यादा क्लीन माना जाता है। तो इसको क्या करेंगे, यहां पर कर देना है आपको कि नो अदर देन, ठीक है, नो अदर देन, यानी कि इससे ज्यादा और कोई नहीं है। नो अदर देन ऑफ इंडिया इज सो क्लीन एज बेंगलोर, ठीक ना। बेंगलोर मतलब यहां पर इसका देखिए क्या बन गया, समझिएगा। नो अदर देन ऑफ इंडिया इज सो क्लीनेस्ट एज बेंगलोर, यानी कि बेंगलोर से ज़्यादा क्लीन और भी कोई भारत में शहर नहीं है।
तो इस प्रकार से इसका पॉजिटिव डिग्री बन गया। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि नो अदर देन का यूज कर दिया शुरू में। क्लियर है? ऐसे ही करके वाक्यों को आपको बना के पूरा वहां पर आना है। तो ये हमारा बन गया। अब देखिए इसके बाद आता है नंबर 3, कह रहा है कि मुंबई इज द बेस्ट सिटी इन इंडिया। इसको बदलना है कंपैरेटिव डिग्री में। क्या है बदलना है? तो कंपैरेटिव डिग्री में। तो मुंबई इज द बेस्ट सिटी इन इंडिया, यानी कि जो मुंबई है वह भारत का एक बहुत ही बेहतर शहर है। क्लियर है ना? तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं काहे में? तो कंपैरेटिव डिग्री में हमें इसको चेंज करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे बेस्ट को आप क्या करेंगे? यहाँ पर बेटर कर देंगे। चलिए यहाँ पर इसका हो जाएगा मुंबई, ठीक है ना? तो मुंबई इज, अब यहाँ पर इज है, फिर है द बेस्ट। द बेस्ट को कर देंगे कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा बेटर देन। ठीक है ना? क्या हो जाएगा? बेटर। तो बेस्ट यहाँ पर हो गया हमारा बेटर। तो मुंबई इज बेटर देन एनी अदर, मतलब यहाँ पर भी देखिए इसकी तुलना हम करेंगे कैसे? एनी अदर सिटी इन इंडिया, एनी अदर सिटी इन इंडिया, सिटी इन इंडिया। अब इसका मतलब समझिए थोड़ा सा। मुंबई इज बेटर दैन एनी अदर सिटी इन इंडिया। जो मुंबई है वह भारत के अन्य शहरों से वेस्ट है। ठीक है ना? बेटर है। ठीक है ना? तो ये हमारा कंपैरेटिव डिग्री में चेंज हो गया। अब इसके बाद देखिए एक आपका कॉम्प्लेक्स में है। इसी प्रकार के वाक्य आएंगे, अच्छे से समझ लीजिए। आपको ग्रामर में टेंशन नहीं लेना मेरे रहते हुए, क्योंकि मैं अब आपको ग्रामर के भी नंबर दिलाने वाला हूँ। इंग्लिश में हमारा यहाँ पर और जो पार्ट है उसका नंबर तो हम लाएंगे ही, हमारा ग्रामर भी फिक्स अब होने वाला है। आप जो टेंशन करते हैं तो अब आपको टेंशन नहीं लेना ग्रामर की। देखिए कह रहा है कि मेंस एवाइल्स लाइव आफ्टर देम, मतलब एवाइल्स मतलब क्या होता है? बुराइयां। ठीक है? तो जो मनुष्य है उसकी बुराइयां हमेशा उसके पीछे रहती हैं। ठीक है ना? यानी कि पुरुषों की बुराइयां उनके पीछे रहती हैं। इसको बनाना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। ठीक है ना? चेंज करना है। तो चलिए यहां पर आपको पहले इसको एवाइल्स, यहां पर मतलब बुराइयां, तो इसको क्या लिखेंगे? यहां पर एवाइल्स लाइव आफ्टर। ठीक है ना? आफ्टर कॉम्प्लेक्स बनाना है। ठीक है? तो एवाइल्स लाइव आफ्टर देम which मेंस, सॉरी यहाँ पर आपका क्या है? मेंस मतलब मनुष्य या कहें पुरुष। ठीक है? तो मेंस कमिट मतलब जो पुरुषों की बुराइयां हैं वह उनके पीछे रहती हैं। ठीक है? तो ये हमारा इस प्रकार से होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का। ठीक है? तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मतलब इतनी सारी चीज़ें जो है ट्रांसफॉर्मेशन में आ सकती हैं, या तो कंपैरेटिव डिग्री में बदलने के लिए, या आपका पॉजिटिव डिग्री में बदलने के लिए, या पैसिव वॉइस में बदलने के लिए, या आपका नेगेटिव सेंटेंस, या आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मतलब ऐसे करके यार वाक्यों को दिया जाता है वहां पर। ठीक है ना? तो क्लियर है? अब हमारा यहाँ पर देख सकते हैं जो ग्रामर सेक्शन सी वाला पोर्शन है, इसमें हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, ये चीजें क्लियर कर ली हैं। अब सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इनकी बारी है। तो चलिए इनको भी मैं आपको बता देता हूं। बाकी इसी प्रकार से काफी सारी वीडियो अब आने वाली हैं, तो चैनल से यार आपको जुड़ के रहना। ठीक है ना? छोड़कर नहीं जाना, वरना आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी फिर अच्छे से, और आप बोलेंगे भैया ग्रामर में नंबर कट गए। तो कोई भी सब्जेक्ट में नंबर नहीं कटेगा, बस आपको मेरा साथ देना है और सपोर्ट करना है आपको। ठीक है ना? चलिए देखिए एंटोनियम्स में आपको 20 वर्ड में आपको एक वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, जिसमें आपको इनको बिल्कुल अच्छे से रट लेना है, और 100% आपका यहां से पूरा फिक्स होने वाला है नंबर। ठीक है? तो 20 वर्ड पहले इसको जरिए जानिए। यहां पर देख सकते हैं पहला वर्ड आपके सामने है एबव का मतलब होता है ऊपर। ठीक है ना? हिंदी से समझ लीजिए, एबव का मतलब क्या होता है? ऊपर, और इसका अपोजिट हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएगा विलो। ठीक है ना? तो यहाँ पर इसका मतलब नीचे, तो इसका एंटोनिम्स है ना जस्ट अपोजिट होता है विलोम शब्द का। नेक्स्ट है अटैक मतलब आक्रमण, तो इसका हो जाएगा डिफेंड। ठीक है ना? इसके बाद है ब्लंट मतलब होता है धारहीन, तो उल्टा आपको करना है इसका, तो हो जाएगा शार्प मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका हो जाएगा जो मतलब धारहीन कोई औजार है तो उसकी धार अगर हम लोग मतलब वो धारहीन ना हो तो उसको एक शब्द होता है, बोलते हैं जिसे हुथरा। ठीक ना? तो यहाँ पर हो जाएगा ठीक ना, इसका ये मतलब उसकी धार ना हो जब, तो ये हो जाएगा
इसके बाद आपका है कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड मतलब होता है जटिल या पेचीदा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेचीदा। जटिल मतलब जो कोई कठिन काम हो उसे जटिल बोला जाता है। तो इसका हो जाएगा सिंपल मतलब कि साधारण, उल्टा हो गया जस्ट। इसके बाद है आपका सिविलाइज्ड। सिविलाइज्ड का मतलब होता है सभ्य, तो यहाँ पर हो जाएगा विल्ड मतलब कि जंगली, ठीक है ना, असभ्य। इसके बाद हो जाएगा अनसिविलाइज्ड भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर विल्ड आपका सही रहेगा इसका एंटोनिम्स। इसके बाद है क्रेडिट। क्रेडिट मतलब होता है यहाँ पर उधार, तो यहाँ पर हो जाएगा कैश, है ना। डिमांड। डिमांड मतलब होता है मांग, तो इसका हो जाएगा सप्लाई यानी कि पूर्ति, मांग का पूर्ति। तो ये हो गया। इसके बाद आपका है डिस्टेंट, तो यहाँ पर है दूरस्थ इसका होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा नियर। इसके बाद है डायनामिक। डायनामिक मतलब होता है गतिशील, तो यहाँ पर हो जाएगा स्टैटिक, ठीक है। इसके बाद है अर्न। अर्न मतलब कमाना, तो यहाँ पर हो जाएगा स्पेंड। स्पेंड मतलब खर्च करना, ठीक है ना, तो कमाने का उल्टा क्या हो गया? खर्च करना। नेक्स्ट देख सकते हैं आपका है नेचुरल। नेचुरल का हो जाएगा प्राकृतिक, ठीक है ना, और इसका हो जाएगा आर्टिफिशियल यानी कि आर्टिफिशियल का मतलब होता है कृत्रिम, ठीक है ना, जो मनुष्य बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? कृत्रिम बोलते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया आर्टिफिशियल जो है कृत्रिम। नेचुरल का उल्टा हो गया अपोजिट। इसके बाद आपका यहाँ पर है परमानेंट। परमानेंट मतलब होता है स्थायी, तो यहाँ पर हो जाएगा टेम्परेरी, है ना, टेम्परेरी। तो यहाँ पर अस्थायी इसका हो जाएगा प्लेंटी। प्लेंटी मतलब होता है अधिकता, तो यहाँ पर हो जाएगा स्केयर, ठीक है ना। अब इसके बाद यहाँ पर है स्मूथ। स्मूथ मतलब होता है चिकना, तो यहाँ पर हो जाएगा रफ, ठीक है ना, खुरदरा। इसके बाद ओरल। ओरल का मतलब मौखिक, यहाँ पर हो जाएगा रिटेन, ठीक है ना, लिखित। मौखिक का लिखित होता है। तो इस प्रकार से ये 20 आपको एंटोनियम्स है, इनको तैयार कर लेना है। अब आते हैं यहाँ पर साइनोनिम्स पर, ठीक है ना। तो हर एक चीजें मैंने बताया कि आपको यहाँ पर तैयार करनी है। तो अब आइए यहाँ पर 20 आपको साइनोनिम्स मैं तैयार करा देता हूँ। इसी प्रकार से एक एक वीडियो के माध्यम से जितने वर्ड आपको मैं अब देने वाला हूँ सभी को तैयार करना है और पूरा आपको हो जाए, क्योंकि आपके अंदर ज्यादा बोझ भी नहीं बनेगा। अगर आप एक बार में पूरा मान लीजिए मैं आपको बोल दूं कि 50 शब्द पढ़ना है, तो एक बार में नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं आपको 20-20 शब्द दूंगा और इनको आप तैयार करेंगे तो आराम से तैयारी हो जाएगी। बस आपको जुड़ के रहना, ठीक है ना। चलिए, साइनोनिम्स में आपका पहला वर्ड है एबंडन, मतलब होता है त्यागना, तो इसका हो जाएगा लीव या फॉरसेक। इसके बाद बेन। बेन मतलब होता है सांप, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका कर्स। नेक्स्ट है ब्रेव। ब्रेव मतलब बहादुर, तो यहाँ पर हो जाएगा करेजियस, ठीक है ना। कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस मतलब विश्वास, तो इसका हो जाएगा फेथ। इसके बाद है करेज। करेज मतलब साहस, तो यहाँ पर हो जाएगा ब्रेवरी, ठीक है ना, यानी बहादुरी या साहस एक ही बात है। साइनोनिम्स का मतलब ये होता है समानार्थी शब्द, ठीक है ना, तो ये दोनों समान रहेंगे एक प्रकार से। इसके बाद चैंपियन। चैंपियन मतलब होता है विजेता, तो यहाँ पर हो जाएगा विनर, ठीक है ना, विनर या विक्टर। तो इस प्रकार से यहाँ पर हो गया इसका। इसके बाद आपका यहाँ पर है कन्फेस। कन्फेस मतलब होता है स्वीकार करना, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्नॉलेज, ठीक है ना, तो इसका ये हो गया। इसके बाद 8वां है आपका डेड। डेड मतलब मृत्यु, ठीक है ना, मृत, तो यहाँ पर हो जाएगा लाइफलेस इसका, ठीक है। अगला बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर डिस्प्ले, मतलब प्रदर्शित करना, तो यहाँ पर हो जाएगा शो या रिवील। क्लियर है। चलिए, इसके बाद डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस मतलब होता है हताशा, तो यहाँ पर हो जाएगा फ्रस्ट्रेशन या आप कह सकते हैं सारो। सारो मतलब दुख या हताशा, एक ही चीज होती है, ठीक है ना। इसके बाद है डिसग्रेस मतलब अपमान, तो यहाँ पर हो जाएगा डिसऑनर, ये भी हो जाएगा अपमान के लिए, है ना। नेक्स्ट है एफर्ट। एफर्ट मतलब होता है प्रयास, तो इसका हो जाएगा अटेम्प्ट या ट्राई, ठीक है। नेक्स्ट है फेटल। फेटल मतलब होता है घातक, तो यहाँ पर हो जाएगा डेडली। नेक्स्ट देख सकते हैं आपका फेम। फेम मतलब ख्याति, तो यहाँ पर हो जाएगा रेपुटेशन, ठीक है ना, तो इसका रेपुटेशन। अगला है आपका हम्बल। हम्बल मतलब विनम्र, तो यहाँ पर हो जाएगा जेंटल या मीक। क्लियर है। नेक्स्ट देख सकते हैं आइडियल। आइडियल मतलब होता है आदर्श, तो यहाँ पर हो जाएगा स्टैंडर्ड या मॉडल। नेक्स्ट देख सकते हैं मैग्निफिसेंट, ठीक है ना, तो यहाँ पर इसका हो जाता है शानदार और हो जाएगा इसका सिनोनिम्स आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग, ठीक है, तो यहाँ पर इसका भी मतलब शानदार या बहुत अच्छा कह सकते हैं, ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट है रेयर। रेयर मतलब होता है अनोखा, ठीक है ना, अनोखा, तो यहाँ पर हो जाएगा अनकॉमन, ठीक है ना। अनोखा मतलब क्या होता है, जैसे कोई चीज हो और वो बिल्कुल सबसे हट के हो, ठीक है ना, उसके जैसा कोई दूसरा ना हो, तो अनोखा या रेयर बोलेंगे। इसके बाद है रिलायबल। रिलायबल मतलब होता है भरोसेमंद, तो यहाँ पर हो जाएगा ट्रस्ट या वर्थी, ठीक है। लास्ट है आपका रिवेंज 20वां। तो रिवेंज मतलब होता है सम्मान या इसको बोल सकते हैं रिगार्ड, ठीक है, क्या बोल सकते हैं, तो भैया रिगार्ड बोल सकते हैं या ऑनर। तो इस प्रकार से टोटल 20 आपके सिनोनिम्स हो चुके हैं। अब हमारे यहाँ से आता है होमोफोन्स। देखिए, होमोफोन्स का मतलब क्या होता है। होमोफोन्स में आपका एक प्रकार से जैसे कोई वाक्य यहाँ पर दिया गया है, एक्सेप्ट हो गया, इसका मतलब होता है स्वीकार करना। दूसरा है आपका एक्सेप्ट। अब दोनों के उच्चारण लगभग समान है, लेकिन अर्थ की बात करें
तो दोनों के अर्थ आपके अलग अलग हैं। एक का मतलब होता है स्वीकार करना और एक आपका जो EXCEPT है इसका मतलब होता है सिवाय। अब इस प्रकार के वाक्य आएंगे, उनका आपको वाक्य प्रयोग करना है और ऐसे वाक्य बनाने हैं जिससे कि इन दोनों का अर्थ जो है स्पष्ट हो जाए। क्लियर है ना? तो देखिए आपके सामने मैं अब यहाँ पर इसका वाक्य बना के लिखता हूँ। देखिए कैसे इसका अर्थ स्पष्ट होने वाला है। यहाँ पर है एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना। ऐसा कोई वाक्य हम लोग लिखते हैं जिससे यहाँ पर इसका अर्थ स्पष्ट हो। जैसे अब यहाँ पर समझिएगा, लिखते हैं ही एक्सेप्ट या एक्सेप्टेड कर सकते हैं, ठीक है ना। ही एक्सेप्टेड माई प्रेजेंट। तो मतलब यहां पर हो गया कि मैं वहां उपस्थित था, ठीक ना, मेरी उपस्थिति को उसने स्वीकार किया। अब यहां पर ये एक छोटा सा वाक्य तो जरूर है, लेकिन यहां पर एक्सेप्ट शब्द देखिए इसमें वाक्य में आ गया और इसका पूरे का अर्थ भी निकल रहा है। ही एक्सेप्टेड माई प्रेजेंट, मेरी उपस्थिति को उसने स्वीकार किया। तो ये इस प्रकार से वाक्य को आपको वहां पर बना के लिखना होता है, ठीक है। जैसे इसको देखिए, एक्सेप्ट मतलब के सिवाय या सिवाय, तो यहां पर इसका हो जाएगा, देखिए बनाते हैं, लिखेंगे एवरी। अब इसका भी अर्थ हम अभी आपके सामने निकाल के दिखाएंगे। देखिए एवरी स्टूडेंट, अब यहां पर क्या है, EXCEPT, एक्सेप्ट मतलब सिवाय। एवरी स्टूडेंट एक्सेप्ट सुरेश, या कर सकते हैं यहाँ पर कोई नाम कर दीजिए, जैसे यहाँ पर कर सकते हैं सुरेश पास्ड द एग्जामिनेशन, ठीक है ना, द एग्जामिनेशन। अब इसका अर्थ भैया क्या निकल रहा है जानिए थोड़ा सा। देखिए कहा गया है एवरी स्टूडेंट एक्सेप्ट सुरेश पास्ड द एग्जामिनेशन, प्रत्येक स्टूडेंट पास हो गया सिवाय सुरेश के एग्जाम में, ठीक है ना, परीक्षा में प्रत्येक छात्र पास हो गया सिवाय सुरेश के। तो अब यहाँ पर इसका अर्थ निकल रहा है कि नहीं, आप ही समझे। एक बंदा है जो कि सुरेश, वह फेल हो गया, बाकी सारे पास हो गए। तो यहाँ पर अर्थ निकल रहा है कि प्रत्येक स्टूडेंट, प्रत्येक छात्र परीक्षा में पास हो गया सिवाय सुरेश के। क्लियर है? ऐसे वाक्यों को आपको होमोफोन्स में बना के लिखना होता है। अब देखिए दोनों का अर्थ स्पष्ट हो रहा है, दोनों के उच्चारण सेम है लेकिन अर्थ आपके अलग हैं, वाक्य भी अलग अलग हैं। इस प्रकार से होते हैं भैया होमोफोन्स। क्लियर है ना? चलिए अब देखिए दूसरा, यहाँ पर है अफेक्ट। अफेक्ट मतलब होता है प्रभाव डालना, और एक होता है इफेक्ट। तो एक होता है इफेक्ट जिसका होता है प्रभाव। अब यहां पर अगर प्रभाव डालना की बात करें तो ये भैया क्रिया है, वर्ब है, लेकिन यहां पर प्रभाव की बात करें तो ये अलग चीज है। अब कैसे अलग है तो हम बनाते हैं इसका वाक्य। तो चलिए यहां पर समझिए, पहले वाले का प्रभाव डालना अफेक्ट, तो यहां पर लिखेंगे कि द हैवी, HEAV, हैवी मतलब भारी, हैवी रेन्स बिल अफेक्ट, यानी कि अफेक्ट यानी जो प्रभाव डालना होता है, अफेक्ट द क्रॉप, CROPS, क्रॉप्स कर दीजिए। देखिए इसका मतलब भैया यहाँ पर हो गया कि द हैवी रेन बिल अफेक्ट द क्रॉप, यानी कि भारी बारिश ने फसलों को प्रभावित किया या फसल पर प्रभाव डाला। तो इसका भी अर्थ निकल गया। अब देखिए दूसरा वाला इफेक्ट, इफेक्ट मतलब प्रभाव, तो यहां पर इसका क्या हो जाएगा, देखिए नो एडवाइस, लिखते हैं यहां पर कि नो एडवाइस मतलब क्या होता है, सलाह। नो एडवाइस प्रोड्यूस एनी इफेक्ट ऑन हिम, यहाँ पर हिम है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर है कि नो एडवाइस प्रोड्यूस एनी इफेक्ट ऑन हिम, किसी की भी सलाह ने उसे प्रभावित नहीं किया, ठीक है ना। तो इसका भी आपका अर्थ स्पष्ट हो रहा है, पहले वाले का भी अर्थ स्पष्ट हो रहा है। तो ऐसे करके आना है हमें होमोफोन्स को। नेक्स्ट देखिए आपका यहाँ पर नंबर 3, अल्टर, ALTAR, अल्टर का मतलब होता है क्या, बेदी, और एक यहाँ पर क्या है अल्टर, ALTER, यहाँ पर ए है यहाँ पर ई है, उच्चारण दोनों का सेम हो रहा, अल्टर, लेकिन अर्थ क्या है, एक का बेदी एक का बदलना। अब अल्टर यहाँ पर बेदी, इसका मतलब समझिए क्या होता है, यहाँ पर इसका लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए वाक्य बनाना है, वाक्य हम लिखते हैं कि भगत BHAGAT, भगत सिंह, ठीक है,
भगत सिंह सैक्रिफाइस, यानी कि सैक्रिफाइस मतलब क्या होता है, त्याग। तो सैक्रिफाइस SACRIFICE सैक्रिफाइस्ड हिज लाइफ, यानी अपने जीवन का उन्होंने त्याग किया था। किसके लिए? सैक्रिफाइस्ड लाइफ नाउ एट द अल्टर, यहाँ पर कौन सा अल्टर है? तो ए वाला, ठीक है ना, ALTAR, अल्टर ऑफ मदरलैंड, MOTHER मदरलैंड। मतलब समझिए भैया, देखिए कह रहा है कि भगत सिंह सैक्रिफाइस्ड हिज लाइफ नाउ एट द अल्टर ऑफ मदरलैंड, यानी कि जो भगत सिंह थे हमारे, ठीक ना, उन्होंने अपने जीवन को मदरलैंड मतलब मातृभूमि के लिए जो है न्यौछावर कर दिया था, सैक्रिफाइस कर दिया था। समझ रहे हैं ना? जो हमारे भगत सिंह थे उन्होंने अपने जीवन को किसके लिए? मातृभूमि के लिए न्यौछावर कर दिया था, या वेदी पर चढ़ा दिया था अपने जीवन को। समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पर इसका अर्थ आपका इस प्रकार से हो गया, अल्टर मतलब वेदी। तो उन्होंने बलिदान कर दिया, या वेदी देना एक ही बात होती है, ठीक ना। तो अपने जीवन का बलिदान ही तो उन्होंने किया था, ठीक है ना, स्वतंत्रता के लिए। तो ये हो गया हमारा इसका अर्थ। अब देखिए नेक्स्ट हमारा अल्टर, ALTER, अल्टर मतलब होता है बदलना। तो यहाँ पर इसका देखिए क्या बनेगा, वाक्य लिखेंगे अल्टर ALTER, तो यहाँ पर लिखेंगे यू शुड अल्टर ALTER, यू शुड अल्टर योर वे ऑफ स्पीकिंग, SPEAKING होता है ना, स्पीकिंग मतलब बोलना। तो यहाँ पर है कि यू शुड अल्टर योर वे ऑफ स्पीकिंग, आप अपने बोलने का या तुम अपने बोलने का तरीका बदलो। बे मतलब तरीके या रास्ते जिसे बोलते हैं ना। तो मतलब यहाँ पर है कि यू शुड अल्टर योर वे ऑफ स्पीकिंग, आप या तुम अपने बोलने के तरीकों को बदलो। क्लियर है ना? तो ऐसे करके हमारे ये आने वाले हैं भैया होमोफोन्स, जिन्हें आप लोग कह सकते हैं कि इनका उच्चारण हमारा सेम होगा और अर्थ आपके अलग अलग निकलेंगे। क्लियर है ना? तो ऐसे करके ग्रामर पोर्शन को आपको पूरा सॉल्व करना है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए अब इसके बाद हमारा जो सेक्शन सी वाला पोर्शन है ये हमारा समाप्त हो जाता है। बाकी की जो चीज़ें हैं और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में भी देखेंगे। अब आपका यहाँ पर आता है आर्टिकल राइटिंग और आपका लेटर राइटिंग। चलिए सबसे पहले जानते हैं यहाँ पर लेटर राइटिंग में। लेटर राइटिंग में आपका इस बार के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट लेटर देखिए यहाँ पर कौन सा आपके लिए होने वाला है। तो देख सकते हैं क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है कि राइट ए लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अबाउट द नॉसियंस केस्ड बाय द यूज ऑफ लाउड स्पीकर एट लेट नाइट। काफी ज्यादा यार इंपॉर्टेंट लेटर है ये, इसलिए पूरा लेटर आपको एकदम तैयार करके जाना, ठीक है ना। समझ रहे हैं? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मतलब जिलाधिकारी को आपको एक जो है लेटर देना है, और किसके लिए? तो लाउड स्पीकर एट लेट नाइट मतलब कि जो लाउड स्पीकर है इसका यूज हो रहा है, तो आप इसको रिस्ट्रिक्शन मतलब कि इस पर रोक लगवाना चाहते हैं, ठीक ना। मतलब आप इस पर रोक लगवाना चाहते हैं, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एक पत्र देंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको कंप्लेंट्स लेटर लिखना है और काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको बिल्कुल आप तैयार कर लीजिए आज ही। क्लियर है? अगर तैयार है तो बहुत अच्छी बात है, 10 नंबर के लिए बोर्ड एग्जाम में आएगा ये। और देखिए इसको लिखेंगे कैसे। चलिए तो यहाँ पर सबसे पहले लेटर लिखने के कुछ तरीके होते हैं वो जान लीजिए। जैसे यहाँ पर आप लिखेंगे टू। अब सबसे पहले आपका जो कॉपी का पेज होता है, जैसे मैं आपको एक कॉपी दिखाता हूँ, चलिए ठीक है। यहाँ पर देखिए हमारे पास ये एक कॉपी है बोर्ड एग्जाम की, ठीक है ना। अब इस कॉपी पर जो ये पूरा एक पेज होता है यहाँ से लेकर ये लास्ट तक पूरा पेज, आपको जब लेटर लिखना है तो पूरे पेज में ही लिखना है। मतलब एक पेज से दूसरे पेज में आपका लगभग ना जाना चाहिए, ऐसे लेटर को आप लिखिए, ठीक है ना। और हो जाता है एक पेज में यार आराम से आ जाएगा, क्योंकि आप शुरू में डाल देंगे क्वेश्चन नंबर जिस क्वेश्चन में आपको लिखना है और बस यहाँ से स्टार्ट कर देंगे, तो आपका यहाँ पर बहुत सारी जगह होती है, इतने में जो आप लोग लेटर लिखेंगे वो आ जाएगा आराम से। तो अब इस प्रकार से जैसे यहाँ पर है कि टू, फिर लिखेंगे द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यहाँ पर आप पूर्ण विराम कर दीजिए, फिर यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिए, जैसे मैंने यहाँ पर चित्रकूट उत्तर प्रदेश या यूपी डाल दिया। अब इसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट डालना है, किस विषय में आप दे रहे हैं। सब्जेक्ट में देख सकते हैं रिस्ट्रिक्शन ऑन लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर की रोक के लिए है। अब ये हो गया। अब सब्जेक्ट के बाद आप लिखेंगे सर, फिर आपको कॉमा यहाँ पर लगा देना है, लिखेंगे रिस्पेक्टफुली वी बेग टू से दैट द हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन आर एट हैंड बट द कंटिन्यू नॉइज ऑफ लाउड स्पीकर डज नॉट अलाउ अस। अब यहाँ पर देखिए आप
रोक लगवाना चाहते हैं तो इसके लिए कोई आपको रीजन भी देना पड़ेगा, है ना। रीजन के बिना तो कुछ हो नहीं सकता। तो आप यहाँ पर क्या बता रहे हैं, देखिए कि जो हमारा मतलब आप यहाँ बता रहे हैं कि हमारा हाई स्कूल का या इंटरमीडिएट का एग्जामिनेशन जो है, परीक्षाएं, बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं और यहाँ पर कंटिन्यूअसली लगातार आपके आसपास पड़ोस वाले ये आवाज़ कर रहे हैं तो डिस्टर्ब हो रहा है आपका। तो यहाँ पर जैसे कि है कंटिन्यूअस नॉइज ऑफ लाउड स्पीकर डज नॉट अलाउ अस student to study peacefully. The disturbance of loudspeaker usually remains continuous till midnight and sometimes even whole night. यानी कि कभी कभी तो ऐसा होता है कि वो पूरी पूरी रात तक बजाते हैं। तो मतलब आप क्या हो रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं, ठीक ना। मतलब आप अपनी पढ़ाई को पूरी कंसंट्रेट तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि वो पूरी पूरी रात तक जो है उसको बजाते रहते हैं, तो इससे डिस्टर्ब तो होगा ही। तो ये हो गया। अब इसके बाद समझिए, यहाँ से है कि इट हैज़ देयर फॉर बिकम डिफ़िकल्ट टू कंसंट्रेट ऑन स्टडी, और इसलिए हमें अपनी पढ़ाई में बहुत सारी समस्याएं, कठिनाइयाँ हो रही हैं, हम कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं अपनी पढ़ाई पर, ठीक है ना। यहाँ पर इस प्रकार से हो गया। इसके बाद है कि वी स्टूडेंट, हम सभी छात्र, शैल बी ऑब्लिज्ड बाय इफ़ यू काइंडली रिस्ट्रिक्ट द यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन डे। यानी इसलिए हम लोग जो है परीक्षा के दिनों में ये जो लाउड स्पीकर है इसको पूरी तरह से प्रतिबंधित कराना चाहते हैं। तो ये आपका हो गया, ठीक ना। और ये आपसे का मतलब हम रिक्वेस्ट करना है। फिर यहाँ पर थैंकिंग यू वेरी मच योर फेथफुली, तो यहाँ पर आपको कोई भी XYZ करके आप डाल देंगे। बस इतना प्रारूप आपको लिख के आना है। बस प्रारूप में आप एक एग्जैक्ट रीजन को दे दीजिए और पूरा आप इस प्रकार से लिख दीजिए, तो आपको मिल जाएगा पूरा पूरा नंबर। क्लियर है ना। तो ऐसे करके आपको यहां से पूरा मिलेगा। अब यहां पर आपका 10 नंबर का तो लेटर हो गया। 10 नंबर आपका आता है आर्टिकल का। आर्टिकल में देख सकते हैं यहाँ पर कौन कौन से आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको ये आर्टिकल बिल्कुल 100% तैयार करके जाना है। क्लियर है ना। चलिए, पहला आपको आर्टिकल इस बार तैयार करना है, योर एम ऑफ लाइफ। योर एम का मतलब समझ रहे हैं, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। इसके लिए आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए इस बार, ठीक है ना। तो ये हो गया। दूसरा आपका है पॉल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया, यानी कि भारत में जो प्रदूषण की समस्या है इस पर एक आर्टिकल, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए इस बार। तो एक और ये दो टॉपिक आपको 100% तैयार कर लेना है अभी, ठीक है ना। इसके बाद तीसरा आपका आता है, देख सकते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम एंड स्पोर्ट। इंपॉर्टेंस मतलब महत्व, खेल का महत्व क्या है, ठीक है ना। खेल गेम एंड स्पोर्ट, तो खेलों के महत्व पर आपको एक आर्टिकल लिखने के लिए इस बार आएगा। तो मतलब जो टॉपिक अभी आपको बता रहा हूं, इन टॉपिक से अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आर्टिकल का पूरा नंबर आपका फिक्स है, ठीक है। आर्टिकल लेटर ये चीज़ें आपको टेंशन नहीं लेना। और बाकी लिखना कैसे है, ये आप बोलेंगे भैया लिखना कैसे है, तो चलिए मैं आपको यार लिख के भी बता देता हूँ। अभी पहले इनको जान लीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं वुमेन सेफ्टी इन इंडिया का हो गया, ये वाला हो गया। फिर आपका पांचवा टॉपिक है हेल्थ इज वेल्थ, गुड हेल्थ। तो आपको स्वास्थ्य के ऊपर, ठीक ना, गुड हेल्थ के यानी कि स्वास्थ्य ही धन है या जीवन है, तो इस पर भी आपका एक आर्टिकल आ सकता है। तो ये 5 टॉपिक हैं जो कि इस बार के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और बाकी यहाँ पर एक आपका देखिए लेटर और आ सकता है जो कि है राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज पेपर अबाउट फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई योर लोकेलिटी। तो यहाँ पर वाटर सप्लाई के लिए भी आपको लिखना है, या यहाँ पर वाटर सप्लाई की जगह पर इलेक्ट्रिसिटी भी कर सकता है, ठीक है ना। यानी कि आप ये समझिएगा कि वाटर सप्लाई का आ सकता है या इलेक्ट्रिसिटी के लिए आ सकता है, और आपका अथवा में रहेगा एक जो मैंने बताया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी जिलाधिकारी को आप लाउड स्पीकर रिस्ट्रिक्शन के लिए। तो इस प्रकार से इनको बिल्कुल आपको तैयार कर लेना, ठीक ना। ये 2 लेटर आपको अच्छे से तैयार करना है। तो ये हमारा हो गया। अब बोलेंगे भैया चलिए ये तो हो चुका है, अब आते हैं आर्टिकल कैसे लिखना होता है। तो देख सकते हैं आर्टिकल भी यहाँ पर आपके सामने एक मैंने लिखा है, और इस कॉपी को बहुत ही जल्द मैं आपको दिखाने वाला हूँ पूरा कैसे पेपर का सोल्यूशन करना है। एक पेपर से मैंने यहाँ पर पूरा लिखा है, 2024 का पेपर आपको मैं दूंगा, मॉडल पेपर, उसका सोल्यूशन है पूरा। तो देख सकते हैं यहाँ पर आपका आंसर नंबर 2 पूरी सफाई के साथ लिखा गया है, और इंपॉर्टेंस ऑफ गेम एंड स्पोर्ट के ऊपर ही ये लिखा हुआ है पूरा। कैसे लिखना है
टेंशन आपको नहीं लेना, मेरे साथ जुड़े रहिए, पूरा चीज़ें आपको मिलेंगी अच्छे तरीके से। देख सकते हैं यहाँ पर इसको डालेंगे और आउटलाइन आपको डालना है। इसकी रूपरेखा में कितने हेडिंग आप लिखना चाहते हैं, इंट्रोडक्शन, टू व्यूज, नेसेसिटी, इंपॉर्टेंस और इसका लास्ट हेडिंग का कंक्लूजन। अब आप बोलेंगे भैया यहाँ पर क्या आर्टिकल को हेडिंग डाल के लिखना है? तो देखिए आप हेडिंग डाल के लिखिए तो भी नंबर मिलेगा, बिना हेडिंग के लिखेंगे अच्छे तरीके से, राइटिंग अच्छी होगी तो भी नंबर मिलेगा यार। तो यहाँ पर देख सकते हैं इंट्रोडक्शन हो गया, तो ये आपको इस प्रकार से लिखना है कि आवर बॉडी इज ए लाइक ए मशीन, हमारी बॉडी भी एक जो होती है मशीन की तरह होती है। ए मैकेनिक कैन नॉट वर्क, अगर कोई एक मैकेनिक वर्क नहीं करेगा विथआउट ऑयलिंग, तो इन द सेम वे आवर बॉडी कैन नॉट वर्क प्रॉपरली विथआउट एक्सरसाइज, गेम एंड स्पोर्ट, दे गिव अस एनर्जी। मतलब क्या है समझ लीजिए। देखिए मतलब इसका ये हो गया कि जैसे एक मशीन होती है ना, अगर उसमें हमेशा आप लोग ऑयल तेल वगैरह नहीं डालेंगे, कोई मैकेनिक उसको हमेशा रिपेयर नहीं करेगा तो वो नहीं चलेगी। ठीक वैसे ही हमारी बॉडी भी होती है, हम अपनी बॉडी में अगर हमेशा एक्सरसाइज, खेल कूद या चलना फिरना बंद कर देंगे, ये सब चीज़ें क्रियाएं, तो हमारी शरीर भी क्या होगा, वो नहीं चलेगा। ठीक, इंट्रोडक्शन में ऐसे कर देना है। अब इसके बाद यहाँ पर है टू व्यू, दूसरा हेडिंग, तो दूसरा हेडिंग में इसको ऐसे लिखना। देखिए यहाँ पर मैं इसको पढ़ के नहीं बताऊंगा, आप क्या करिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो मैं ऐसा करता हूँ इसका मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, या आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि देखिए मैं इसका कॉपी का पूरा सोल्यूशन आपको देने ही वाला हूँ। तो यहाँ पर इसको मैं लिख के आपको बता दूंगा, ठीक है ना। यहाँ पर कैसे देखिए आपके पूरे सामने कॉपी है, इसका मैं सोल्यूशन आपका पूरा यहाँ पर मतलब पूरी कॉपी यहाँ पर लिखी गई, ठीक है ना। हर एक क्वेश्चन आंसर सारा कुछ यहाँ पर लिखा है, पूरा सेंट्रल आइडिया से लेकर हर प्रोज पोएट्री की सारी चीजें, ठीक है ना। तो टेंशन लेना, पूरा ग्रामर से लेकर हर चीज यहाँ पर देख सकते हैं, पूरा सोल्यूशन है यहाँ पर इसमें। तो मैं इसका जल्द ही वीडियो लाने वाला हूँ, तो आप चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना। तो ये चीजें आपकी यहाँ पर लेटर और आर्टिकल वाली हो चुकी हैं, कैसे लिखना है, क्या करना है। अब यहाँ पर भैया आता है आपका लास्ट अगला सेक्शन, देख सकते हैं सेक्शन डी। देखिए सेक्शन डी में क्या करना है, अब आप समझेंगे। यहाँ पर इसमें जो आपका ये सेक्शन डी है, इसमें क्या क्या रहेगा, तो पहले तो आपका प्रोज रहेगा, फिर आपका पोएट्री आता है, फिर आपका सप्लीमेंट्री आता है। अब इसमें समझ सकते हैं यहाँ पर पूरा ये 40 नंबर का रहेगा। कितने भैया नंबर का रहेगा, तो 40 नंबर का, क्लियर है ना, 40 नंबर का रहेगा। इसमें 15 नंबर प्रोज का, 10 नंबर पोएट्री का और 15 नंबर आपका सप्लीमेंट्री का रहेगा, क्लियर है ना। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा प्रोज और सप्लीमेंट्री, तो इनके क्वेश्चन आपको मैं ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुका हूं, आपने वीडियो शायद देखा होगा, अगर नहीं देखे तो फिर आपको टेंशन नहीं लेना यार, कोई बात नहीं, मैं आपको फिर से दे दूंगा। बाकी इनके लिए आपको क्या करना है, इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने आंसर के साथ प्रोवाइड कराया है। हम आते हैं अभी के लिए अपने पोएट्री सेक्शन पर। पहले पोएट्री में आपको सेंट्रल आइडिया में बताता हूं कैसे लिखना है, और इसमें पैसेजों को भी सॉल्व करने के लिए कोई एक स्टैंजा भी आता है 6 नंबर का, 4 नंबर का सेंट्रल आइडिया होता है, क्लियर है ना। तो चलिए ये तो एक पूरा मतलब आपके दिमाग में इतना चलना चाहिए कि हाँ हमारा जो इंग्लिश का सेक्शन डी है उसमें पोर्शन जो है कैसे पूछा जाएगा। और यही एक टॉपर स्टूडेंट की निशानी होती है कि माइंड में क्वेश्चन पेपर हमेशा गूंजता रहे, ठीक है ना, क्लियर है, समझ गए। चलिए अब यहां पर पहले समझिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोज पोएट्री के अभी यहाँ पर लिखे गए हैं। बाकी चलिए पहले सेंट्रल आइडिया को जानिए। सेंट्रल आइडिया आपको कैसे लिखना है, ये चीज़ आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो में पहले मैं आपको चलिए सेंट्रल आइडिया बता देता हूँ, जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया माना जाता है माई मदर एट 66 का। चलिए कैसे लिखेंगे, देखिए देख सकते हैं आपके सामने है पूरा, इसको हिंदी के साथ मैं आपको समझाऊंगा। आपको अच्छे से दिमाग अगर एक बार फिट से लगा लिए तो इसको रटना नहीं पड़ेगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है ना। देखिए यहां से है कि द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम माई मदर एट 66 कंपोज्ड बाय कमला दास इज दैट, यानी कि जो आपका सेंट्रल आइडिया है माई मदर एट 66, ये किसके द्वारा रचित है, किसके द्वारा यहाँ पर मतलब, तो यहाँ पर इसके कवि कौन है, कमला दास है। तो आपको सबसे पहले जब इस सेंट्रल आइडिया को लिखेंगे तो आपको ये 2 लाइन 100% अच्छे से लिखना है। अगर बच्चों इतना लिख देंगे ना तो बहुत ही अच्छे नंबर मिलेंगे, पूरा 4 नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। और इंपॉर्टेंट तो इतना है कि मैं कह नहीं सकता, है ना, क्लियर है। तो ये हो गया। अब आइए इसकी स्टोरी कैसे है वो समझिए, यहाँ पर लिखी गई है जो स्टोरी इसकी, देख सकते हैं यहाँ से है कि दिस पोयम शो द फियर ऑफ लूजिंग हर मदर, यानी कि इस कविता में, ठीक है ना, जो कवियत्री हैं इस कविता में उन्होंने अपनी माँ के खोने का डर ही दिखाया है पूरी कविता में, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर समझिए कह रहा है कि दिस पोयम शो द फियर ऑफ लूजिंग हर मदर, यहाँ पर क्या है, मदर,
यानी माँ। मदर ऑफ द पोएट्स, कवियत्री ने इस कविता में अपनी माँ के खोने का डर दिखाया है। देयर मदर इज इन लास्ट फेज ऑफ हर लाइफ, उनकी माँ अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर थी। सो द पोएट्स फील दैट शी विल पास अवे सून, इसलिए जो कवियत्री हैं वो उनके पास जो है मतलब जाकर ये ऐसा फील करती हैं या ऐसा देखती हैं। क्या देखती हैं, देखिए यहाँ पर है कि पोएटिज गेट स्केयर्ड, मतलब कि वो भयभीत थी। जो कवियत्री हैं उन्होंने अपनी माँ को इस हालत में देखा, उनकी माँ लास्ट फेज पर थी, तो वो भयभीत थी या उनके अंदर एक प्रकार का कहें तो डर था। अब समझिए, स्केयर्ड ऑफ हिज टाट दिस टाट टू कम आउट ऑफ दिस नेगेटिव थाट, यानी कि उनके माइंड में कहें तो एक प्रकार से नेगेटिव थाट आ रहे थे, मतलब नकारात्मक विचार आ रहे थे कि उनकी माँ जो है जल्द ही उनको छोड़कर जाने वाली हैं क्योंकि लास्ट फेज पर है। ऐसे काफ़ी सारे विचार उनके माइंड में आ रहे थे। क्लियर है ना। चलिए इसके बाद यहाँ पर है सी लुक्ड आउटसाइड कार, अब वो कार से जा रही थी और ऐसा सोच रही थी, है ना, कार से जा रही थी मतलब उनको कहीं जाना था तो वो जा रही थी और ऐसा उनको मतलब अपनी माँ को भी बगल में लिए थी तो उनको मतलब बैठी हुई थी उनकी माँ, तो उनको देख कर उनके माइंड में ऐसा विचार आ रहा था। ठीक है ना। तो उनके यहाँ पर देखिए बताया गया है कि सी लुक्ड आउटसाइड ऑफ कार, उन्होंने कार से बाहर देखा तो क्या दिखाई दिया उनको, देखिए द वर्ल्ड, संसार, आउटसाइड वॉज फुल ऑफ लाइफ एंड एक्टिविटी, जो बाहर का संसार था पूरा वो जीवन से और एक्टिविटी मतलब गतिविधियों से, जीवन की गतिविधियों से भरा हुआ था। क्लियर है। इसके बाद देखिए अच्छे समझना है ताकि अब मतलब रटना नहीं है, एक बार समझ लेंगे ना यार तो पूरा आपको रट जाएगा अच्छे तरीके से, मतलब याद हो जाएगा, इसलिए ज़्यादा चीज़ों को समझा करिए। इसके बाद यहाँ पर है द ट्री सीम्ड रनिंग फास्ट, चिल्ड्रेन लुक्ड वेरी हैप्पी, यानी कि जब वो कार से बाहर देखती है तो उनको जो पेड़ पौधे हैं बाहर के वो ऐसा लग रहा है कि भाग रहे हैं। लगा करता है ना जब आप किसी वाहन में बैठे होते तो आपको ऐसा प्रतीत होता है कि ये पेड़ पौधे भाग रहे हैं। ठीक है ना। तो वैसे ही उनको प्रतीत होता है कि ये पेड़ पौधे चल रहे हैं। ठीक है ना। और बच्चे जो है बहुत ही प्रसन्नतापूर्वक खेल रहे थे बाहर। ठीक है ना, मतलब अपने घरों से बाहर रोड के किनारे आप देखते होंगे ऐसे। तो एट द एयरपोर्ट, अब जब वो एयरपोर्ट पर पहुंची तो क्या हुआ, दे हैड अंडरगो सिक्योरिटी चेक, अब वो जो वहाँ पर सुरक्षा जांच होती है, सुरक्षा जांच जो एयरपोर्ट पर, वहाँ पर सुरक्षा जांच के बाद उन्होंने द पोएटिज वाज स्टैंडिंग, जो कवियत्री हैं वो खड़ी हुई, ए फ्यू यार्ड्स अवे फ्रॉम हर मदर, अपनी माँ से कुछ गज की दूरी पर। सी फेल्ट पेन, अब उन्होंने एक दुख को महसूस किया। एट लुक एट द कलरलेस एंड पेल फेस, अपनी माँ के कलरलेस एंड पेल फेस यानी कि रंगहीन चेहरे को या और पीले चेहरे को देखकर उन्हें बहुत ज़्यादा दुख महसूस हुआ। ठीक है ना। बुढ़ापा होता है, बूढ़े व्यक्तियों को देखते हैं कि ऐसा चेहरा हो जाता है। तो यहाँ पर है बट हाइडिंग हर टीयर, लेकिन जो कवियत्री हैं उन्होंने अपने आंसुओं को छिपाते हुए, बट हाइडिंग हर टीयर, आंसुओं को छिपाते हुए क्या कहा, द पोएटिस सेड, कवियत्री बोलती हैं सी यू सून अम्मा, जल्द मिलते हैं अम्मा। ठीक है ना। तो ऐसा पूरा सेंट्रल आइडिया है और ये पूरा मतलब इस कविता में बताया गया है। माई मदर एट 66 का मतलब होता है 66 पर मेरी माँ। ठीक है ना। तो इतना पूरा ये प्रोसेस है जो कि आप समझ गए होंगे। अब चलिए अब आता है आपका एक सेक्शन डी, देखिए मैंने आपको पोएट्री में बता दिया। अब आपको बता दूं कि जो प्रोज और सप्लीमेंट्री है उसका मैं आपको एक अलग से वीडियो देने वाला हूं जिसमें स्पेशल क्वेश्चन होंगे, पूरा 30 नंबर का आपका वो वीडियो होगा जिसमें 15-15 नंबर प्रोज पोएट्री का आपका क्लियर रहेगा। क्लियर है ना बच्चों। तो बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। अब आइए सेक्शन ए वाले पोर्शन में। सेक्शन ए में भैया यहाँ पर आपका आता है, देखिए देख सकते हैं आपके सामने है एक अनसीन पैसेज जो कि पूरा 15 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा भैया, तो कहेंगे कि 15 नंबर का भैया पैसेज होने वाला है हमारा, है ना। अब 15 नंबर कैसे लाना है ये आपको मेरे साथ जुड़ के रहना है। तो अनसीन पैसेज तो आप एकदम उसको चुटकियों में करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए जानते हैं अनसीन पैसेज कैसे करना है। यहाँ पर आपके सामने है, ये कह रहा है कि व्हाट एवर योर टास्क मे बी। अब इसको पैसेज को पहले करने से पहले मैं आपको बता दूं, इसके नीचे आपको 4 से 5 क्वेश्चन रहेंगे, 15 नंबर का पैसेज रहेगा। पूरा पैसेज को पहले अच्छे से हमें पढ़ना है। ठीक है ना। पूरा पैसेज को हम क्या करेंगे, अच्छे तरीके से हम इसको पढ़ेंगे और फिर इसके नीचे जो क्वेश्चन रहेंगे उनको हम पूरा समझेंगे और अपना आंसर देंगे। चलिए इसको मैं समझाता हूं आपको। देखिए कह रहा है पैसेज व्हाट एवर योर टास्क, क्वेश्चन का पैसेज क्या कह रहा है, व्हाट एवर योर टास्क मे बी कंसंट्रेट योर होल माइंड अपॉन इट, मतलब कह रहा है आपका ये, इसको समझिए हिंदी से, कह रहा है कि आपका कार्य जो भी हो,
व्हाट योर टास्क, टास्क का मतलब होता है कार्य, क्या होता है कार्य। तो मतलब कह रहा है कि आपका कार्य जो भी है, टास्क मतलब कार्य, यहां पर टार्क लिखा, सॉरी यार टास्क है, ठीक है ना। तो आपका कार्य जो भी हो, आपको उसको पूरा कंसंट्रेट मतलब कि अपने पूरे मन से उसको केंद्रित, ध्यान केंद्रित करके करना चाहिए, ठीक है ना। कह रहा ना कि होल योर होल माइंड, अपने पूरे ध्यान को वहां पर लगा देना चाहिए। थ्रो इट इनटू ऑल द एनर्जी ऑफ विच यू आर कैपेबल, यानी कि उसमें आपको अपनी सारी ऊर्जा झोंक देनी चाहिए जिसके लिए आप कैपेबल हो, मतलब सक्षम हो। क्लियर है ना। अब आइए यहां पर है द फॉल्टलेस कंप्लीशन ऑफ स्मॉल टास्क लीड्स इनविजिबिलिटी टू लार्जर टास्क, यानी कि इसका मतलब ये है कि जो छोटे छोटे कार्य होते हैं, छोटे छोटे कार्यों को हमें दोष रहित समापन और अनिवार्य रूप से बड़े कार्यों को हमें जो है ये ले जाता है। मतलब जैसे आप छोटे छोटे कार्यों को करेंगे तो आप ये सीखेंगे कि जो छोटे छोटे कार्य करते हैं उनसे आप बड़े कार्यों को करना भी सीख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये पूरा पैसेज है। अब इस पूरे पैसेज को आप पढ़ेंगे तब यहां से देखेंगे कि हमारे क्वेश्चन भैया कैसे आते हैं। तो देखिए पहला जैसे क्वेश्चन इसमें बन सकता है कि हाउ शुड बी डू आवर टास्क। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, समझ रहे हैं ना। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ शुड बी डू आवर टास्क, हमें अपने कार्यों को कैसे करना चाहिए। क्वेश्चन यही से पूछ रहा है आपसे। अब मैंने तो आपको बताया है कि हमें क्या करना चाहिए, अपने कार्यों को पूरा मन लगाकर, ध्यान केंद्रित करके, पूरा दिमाग लगा देना चाहिए, पूरा एकदम एनर्जी के साथ। तो ऐसे हमें पूरा कार्य करना चाहिए। जैसे आप बात करें, अभी आपको पढ़ाई करना है, बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना है, तो आपको ऐसे तैयारी करनी है कि पूरा दिमाग एकदम मतलब एनर्जी पूरी झोंक देना है 1 महीने के लिए, ठीक है ना। तो वही आपको ऐसे इसमें आंसर देना है। तो यहाँ पर कि हाउ शुड बी डू अवर टास्क, अब इसको पढ़कर आपको इसका आंसर देना है। तो क्या करते हैं, काफी बच्चे क्या करते हैं, पूरा उतार देते हैं। देखिए उतारना है लेकिन हाँ थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। उतारना है लेकिन थोड़ा सा इधर उधर चेंज करके उतारना है, ताकि एग्जामिनर को ये ना लगे प्यारे कि आपने पूरा इसको उतार दिया है। जैसे इसका आंसर देखिए, यहां पर इसको आंसर देंगे कि वी शुड, यहां से जानिए वी शुड। अब यहां पर क्या है, हमें, अब यहां पर है कि हमें अपने जो कार्यों को है पूरा कंसंट्रेट तरीके से करना चाहिए, पूरा दिमाग लगा करना चाहिए। तो बी शुड कंसंट्रेट, यहां पर लिखेंगे कॉन्संट्रेट है ना, कॉन्संट्रेट आवर मतलब हमारे पूरे दिमाग को, आवर होल माइंड, यहां पर है ना आवर या योर होल माइंड है, तो यहां पर आपको चेंज करके थोड़ा सा लिखना है होल माइंड, ठीक है ना। होल और फिर क्या है माइंड, तो होल माइंड एंड क्या है, एंड यहां पर आपको पूरा एनर्जी भी लगाना है, ठीक है ना। एंड एनर्जी, छोटे छोटे जो वर्ड है उनको मिला के लिखना है। माइंड एंड एनर्जी, ठीक है ना। एंड ENERGY, एनर्जी ऑन आवर टास्क, मतलब क्या है, देखिए कह रहा है कि हमें अपने कार्यों को पूरा कंसंट्रेट होकर सारा दिमाग उसमें लगा के अच्छे से पूरा एनर्जी के साथ उस कार्य को करना चाहिए। ये इसका आंसर है। इतना लिखना है भैया, ज़्यादा बढ़ा के नहीं लिखना, ना आपको ज़्यादा परेशान होना। आंसर एक्यूरेट अच्छे तरीके से, पूरा अच्छे तरीके से आपको उसको देना चाहिए। ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि व्हेन शैल वी नेवर फॉल, आप कब फेल नहीं होते। अब मैंने यहाँ पर बताया था कि आपने देखा, इसमें बताया गया था कि द फॉल्टलेस कंप्लीशन ऑफ स्मॉल टास्क लीड्स इनविजिबिलिटी टू लार्जर टास्क C/E/2। अब यहाँ पर यही है कि आप जब फेल नहीं होंगे, जब आप किसी भी कार्य को बहुत ही ध्यानपूर्वक अच्छे से करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर बताया गया ना कि आप देखिए, इसमें बताया गया था कि राइज बाय स्टेडी क्लाइंबिंग ऑन एंड यू विल नेवर फेल, यानी कि देखिए आप जब क्या करेंगे, अच्छे तरीके से किसी कार्य को लगातार करते रहेंगे तो उसमें आप फेल नहीं हो सकते। तो इसका आंसर क्या देखें, देखिए आंसर आपको देना है कि बी शैल नेवर फेल इफ, यदि आप बी राइज बाई, यहाँ पर देखिए कहा गया ना कि अगर आप उस कार्य को लगातार करते रहेंगे तो आप उसमें फेल तो हो ही नहीं सकते। राइज बाय स्टडी क्लाइंबिंग एंड यू विल नेवर फेल। अब यहाँ पर आपका हो गया कि वी राइज बाय स्टडी, ठीक है ना, STEADY, स्टडी
क्लाइंबिंग मतलब होता है चढ़ना या आप कहें तो कार्य को लगातार करना, CLIMBING, ठीक ना, क्लाइंबिंग। तो इस प्रकार से क्या करना है, पैसेज वाले क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, क्लियर है ना। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके जो आते हैं उनको अच्छे से करना है। जैसे एक थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है, वेयर इन लाई द सीक्रेट ऑफ ट्रू पावर। लाइक मतलब होता है सच्ची, ठीक ना। तो सच्ची सीक्रेट यानी कि आपकी जो सफलता होती है, वेयर इन द लाई ऑफ द सीक्रेट ऑफ द ट्रू पावर, सच्ची सफलता का सीक्रेट क्या है, ठीक ना। तो सफलता का सीक्रेट क्या है भैया, सफलता का सीक्रेट नहीं होता, लगातार वर्क करना ही सफलता का एक सीक्रेट होता है। जैसे आप अगर यहां पर देखें, कह रहा है कि लाई द सीक्रेट ऑफ ट्रू पावर, लर्न बाय कांस्टेंट प्रैक्टिस हाउ टू हस्बैंड योर रिसोर्स। मतलब यहां से आपको इसका आंसर बनाना है। चलिए कैसे बनाएंगे, आपके सामने मैं यहां पर लिखता हूं, देखिए। चलिए यहां पर इसको लिखते हैं कि द सीक्रेट ऑफ ट्रू पावर, है ना, ट्रू पावर पूछ रहे ना, सच्ची सफलता क्या होती है। तो द सीक्रेट ऑफ ट्रू पावर लाइन इन लर्निंग, लगातार हमें सीखने का अभ्यास करना चाहिए, LEARNING, लर्निंग, टू HOUS, हस्बैंड, ठीक ना, हस्बैंड, एंड कॉन्संट्रेट, ठीक ना, कॉन्संट्रेट आवर रिसोर्स, हमें अपने सारे संसाधनों का पूर्ण रूप से यूज भी करना चाहिए, RESOUR, रिसोर्सेस। देखिए यहां पर आइए, इसमें बताया गया है पैसेज में कि हमें अपने पूरे, यानी कि यहां पर देख सकते हैं, कह रहे कि लाई द सीक्रेट ऑफ ट्रू पावर, लर्न बाय कांस्टेंट प्रैक्टिस हाउ टू हस्बैंड योर रिसोर्स। हमें अपने जितने भी संसाधन हैं उनको अच्छे तरीके से यूज करना चाहिए और अच्छे से हमें पूरा एनर्जी झोंक कर जो है कार्य को करना चाहिए। और इस प्रकार से कह सकते हैं कि यही कह सकते हैं सच्ची सफलता का एक जो है कह सकते हैं सीक्रेट है ना, क्लियर है ना। तो ऐसे पैसेज को क्या करना, थोड़ा बहुत देखिए इधर उधर हो जाता है तो वो चलता रहता है, वहां पर इतना भी ध्यान नहीं दिया जाता कि हाँ पूरा मिला के एकदम अच्छे से किया जाएगा। बस उतारना है तो पूरा नहीं उतारना, थोड़ा सा माइंड यूज करके उसको उतारना है, क्लियर है बच्चों। चलिए तो इस प्रकार से हमारा सेक्शन ABCD के चीजें जो है क्लियर हो चुकी हैं। नेक्स्ट इसी प्रकार से अब आपको मैराथन क्लासेस मिलेंगी हर एक सब्जेक्ट पर, तो यार चैनल को सपोर्ट करिए ज्यादा से ज्यादा। आपको जल्दी से 50,000 बच्चों का परिवार करना है इसको, और ये आप ही कर सकते हैं और आपको कराना है, ठीक है ना। और ये मेरी उम्मीद है आपसे। तो चलिए मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।